इस समय रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है। तो उसमें एक टॉपिक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, नागरिकता। और इससे हर शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पॉलिटी के अंदर। तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। अगर आपका आगे किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो भारत के संविधान में नागरिकता कहाँ पर दिया गया है? तो आपने सुना भी होगा, भारत के संविधान में 22 भाग हैं। अब 22 भाग में जो दूसरा भाग है उसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अब भाग 2 कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है? तो 5 से 11 आर्टिकल के बीच में, यानी भाग 2 5 से 11 आर्टिकल तक है भाग 2 में, और जो पूरा पूरा नागरिकता से संबंधित है। अब बात करें भारत में जो नागरिकता है वो एकल है कि दोहरी है? तो भारत में एकल नागरिकता है। कैसे आपको समझना है? आपने देखा होगा कि यहाँ पर स्टेट का कोई नागरिकता नहीं है। जैसे कहीं पर हम जाते हैं तो हम बोलते हैं भारत के नागरिक हैं, ये कभी नहीं बोलते कि हम यूपी के नागरिक हैं या एमपी के नागरिक हैं। तो यहाँ पर एकल नागरिकता चलती है। अच्छा, नागरिकता के विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो नागरिकता संघ सूची का विषय है, और जो संघ सूची के विषय में आएंगे तो उस पर कानून केवल संसद बना सकता है, यानी केंद्र बना सकता है। तो केवल संसद कानून इस पर बना सकती है। तो कभी पूछे कि नागरिकता पर कानून कौन बना सकता है? तो संसद बना सकता है। आपने देखा भी होगा 2019 में सीएए जो 1955 वाला था उसमें अमेंडमेंट भी हुआ था। वो अभी आगे हम लोग देखेंगे तो क्या अमेंडमेंट था उसमें। अब भाग 2 में एक बार 5 से 11 आर्टिकल में क्या दिया गया है उसको समझते हैं। तो देखिए, आज एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आर्टिकल 5 में क्या है। तो आर्टिकल 5 में लिखा है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता के बारे में बात करता है। यानी जब संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो उस समय से नागरिकता के बारे में बात करता है, यानी जो भारत में जन्मा हो, जिसके माता पिता भारत में जन्मे हो, या जो कम से कम 5 वर्षों से भारत में रहा हो, वह नागरिकता के योग्य होगा, यानी वो भारत का नागरिक होगा। तो यानी संविधान लागू होने के समय से नागरिकता की बात करता है। और आधार क्या है, यानी किस बेस पे वो नागरिकता दी जाएगी? या तो वो भारत में जन्मा है, या उसके माता पिता भारत में जन्मे हैं, या तो कम से कम वो 5 वर्षों से भारत में रहा हो, तो वो भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकता है। आर्टिकल 6 में क्या है? देखिए, 5 में आप कंफ्यूज मत होइएगा। सिर्फ ये है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता की बात करता है, कि यानी संविधान जब लागू हो रहा है तो उसके बाद यानी मतलब किस बेस पे नागरिकता मिलेगी। तो लागू होने के बाद अगर इनमें से कुछ भी है तो नागरिकता मिल जाएगी। आर्टिकल 6 क्या कहता है? कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए नागरिकता। तो 6 में क्या है? यहां पर देखेंगे पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए नागरिकता। और 7 में क्या है? कि मान लीजिए कि भारत से पाकिस्तान आप गए, लेकिन अस्थायी रूप से लौटने वाले लोगों के लिए नागरिकता। यानी भारत से पाकिस्तान जाकर अस्थायी रूप से लौटने के लिए जो नागरिकता का प्रावधान है। यानी अगर आप समझे तो ये भारत है। अब भारत से आप पाकिस्तान गए और फिर आप आ गए भारत में बस गए, दोबारा कभी नहीं गए। तो भारत से पाकिस्तान तो गए, लेकिन अस्थायी रूप से लौटने वालों के लिए नागरिकता किसमें है? 7 में। तो 6 में क्या कहता है? कि डायरेक्ट आप पाकिस्तान से भारत जो लौटे हैं उनके लिए क्या नागरिकता है? ये संविधान लागू होने के बाद की बात हो रही है, कि अगर संविधान लागू हो गया और कोई इंसान पाकिस्तान से भारत लौटा है तो आर्टिकल 6 में प्रावधान दिया गया कि वो किस बेस पे नागरिकता प्राप्त करेगा। 7 में क्या बोला गया है? कि भारत में था लेकिन वो पाकिस्तान गया, लेकिन फिर भारत में आ गया, तो वो क्या है? वो 7 में दिया गया है। 8 में क्या है? 8 में ये चीज लिखा गया। तो 6 और 7 तो पाकिस्तान से संबंधित है। 6 में बोल रहा है कि डायरेक्ट पाकिस्तान से आने वाले, और 7 में बोल रहा है कि जाकर आने वाले। 8 में क्या बोलता है? विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए नागरिकता। यानी कोई भी जो भारत का निवासी है, लेकिन वो क्या है? वो विदेश में रह रहा है। तो विदेश में अगर कोई व्यक्ति यानी फॉरेन में रह रहा है तो उसके लिए नागरिकता का क्या प्रावधान होगा? वो आर्टिकल 8 में है।
यानी भारत का कोई भी नागरिक अगर फॉरेन में कहीं पर रह रहा है तो उसके लिए क्या नागरिकता का प्रावधान होगा, वो आर्टिकल 8 में है। 9 में क्या बोला जाता है, तो आपको 6 और 7 एक साथ याद रखना है, 8 और 9 एक साथ याद रखना है। 8 और 9 में क्या है, 8 में मैंने बताया कि जो विदेश में रह रहे हैं भारत के नागरिक हैं, लेकिन 9 में क्या बोल रहा है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं और आप जाकर विदेश में जाकर वहां की नागरिकता ले लेते हैं तो यहाँ की नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। अगर आप जाकर विदेश में रह रहे थे, आपको अच्छा लगने लगा, अब वहां की नागरिकता ले लिए, तो शुरू में तो आप विदेश गए थे वो 8 में था, लेकिन वहां पर रहकर फिर वहां की नागरिकता ले लिए तो वो 9 में प्रावधान दिया गया है। उसमें बोला गया है कि जब आप बाहर का ले लिए तो यहाँ का खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 10 में क्या है, नागरिकता अधिकारों की निरंतरता। तो मैंने बताया 10 रुपए का जैसे नोट है वो बहुत दिनों से चल रहा है और आगे भी चलेगा, यानी निरंतर चल रहा है। तो निरंतरता की बात किस में हो रही है, आर्टिकल 10 में हो रही है। यानी मौजूदा नागरिकों के अधिकार संसद के कानून के अधीन जारी रहेंगे। यानी जब तक कोई कानून बनाकर कोई चेंज नहीं किया जाता तब तक जो पुराना कानून है उसी के आधार पर क्या होगा, नागरिकता बना रहेगा आपका। तो नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता की बात किस में होती है, 10 में होती है। यानी अधिकारों का जारी रहना संसद के कानून के जो अधीन है। एक लाइन में 10 में यही समझना है कि आपका जो नागरिकता है वो निरंतर बना रहेगा जब तक कोई कानून नहीं बना दिया जाता उस पर। 11 में क्या लिखा गया है, संसद की शक्ति की बात करता है। बहुत बार पूछा जाता है कि नागरिकता से संबंधित नियम कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, तो वो संसद के पास है, संघ सूची का विषय है। तो नागरिकता के प्राप्ति और समाप्ति के संबंध में कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास है। विधानसभा इस पर नहीं बना सकता कानून, केवल संसद बनाएगा क्योंकि संघ सूची का विषय है। तो नागरिकता कानून बनाने की शक्ति, सर्वोच्च शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। तो 5 हमने समझा कि संविधान के लागू होने के समय नागरिकता का प्रावधान। 6 में क्या हुआ कि पाकिस्तान से जो भारत आए हैं। 7 में क्या है कि भारत में थे लेकिन पाकिस्तान में गए फिर भारत में आ गए। 8 में क्या है, जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए क्या प्रावधान है। 9 में क्या है, बाहर रह रहे थे लेकिन वहां का जब एक्सेप्ट किए तो यहाँ का अपने आप वो खत्म हो जाएगा। 10 में क्या है, नागरिकता के अधिकारों को बना रहना। 11 में क्या है, संसद के पास शक्ति है। अच्छा, नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं, तो 5 तरीके हैं। जन्म के आधार पर आपको मिल सकता है, वंशानुगत के आधार पर मिल सकता है, पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के आधार पर मिल सकता है, प्राकृतिक रूप से यानी नेचुरलाइजेशन के आधार पर मिल सकता है, और किसी भी क्षेत्र को अगर भारत मिला लेता है तो उसके आधार पर मिलता है। अच्छा, त्याग यानी नागरिकता खोने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। तो ये याद रखिएगा, पाने के कितने तरीके हैं, 5, और खोने के कितने तरीके हैं, 3। तो यहां पर खोने के लिए क्या चाहिए, त्याग चाहिए। समाप्ति, कोई टर्मिनेट हो रहा है तो उस बेस पे वंचना। इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। तो नागरिकता 5 प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। एक तो जन्म से है। अब जन्म से का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है वो भारत का नागरिक होगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, इसमें एक प्रावधान भी है कि 2004 के बाद पैदा हुए बच्चों के लिए शर्त है कि माता पिता में से एक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो। यानी एक तरीके से अवैध प्रवासी मतलब यानी गवर्नमेंट की निगाह बिना बताए ऐसा ना हो कि आकर यहीं पर भारत में छुप कर बैठा हो, तो वो ना हो। बाकी ये है कि माता पिता में से कोई भी अगर एक भारतीय है 2004 के बाद जो व्यक्ति पैदा हुए, आप में से ज्यादातर तो 2004 से बाद में पहले ही पैदा हुए होंगे, तो अगर जो भारत में पैदा हुए तो उसी से कहते हैं कि जन्म से नागरिकता। वंश के आधार पर नागरिकता, तो वंश के आधार पर क्या है, यदि बच्चा देश के बाहर पैदा हुआ हो लेकिन उसके जन्म के समय माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति भारतीय नागरिक हो। अब मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स या किसी के पेरेंट्स बाहर गए थे और वहां पर वो मतलब उनको बच्चा पैदा हो जाता है, तो क्या वो भारत का नागरिक नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा।
क्यों होगा? क्योंकि पेरेंट्स तो भारत के थे। अब बच्चा मान लीजिए कहीं टूर पर गए थे या किसी भी रीजन से बाहर रह रहे थे 1-2 साल, वहां पर बच्चा पैदा हुआ, तो वो वंश के आधार पर उसको नागरिकता मिल जाएगी भारत की। तो यदि बच्चा देश के बाहर पैदा हुआ है लेकिन उसके जन्म के समय माता पिता में से कोई भी एक भारतीय हो, वो वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पंजीकरण की अगर हम बात करें, रजिस्ट्रेशन, वह व्यक्ति जो कम से कम 7 साल से भारत में रह रहा हो। कितने साल से? 7 साल से भारत में रह रहा हो, या जिसने किसी भारतीय नागरिक से विवाह किया हो, पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। यानी रजिस्ट्रेशन के थ्रू वो भारत का नागरिक बन सकता है। प्रावधान क्या है कि कम से कम वो 7 साल भारत में रहा हो। अच्छा, देशीकरण के द्वारा यानी नेचुरलाइजेशन के द्वारा एक होता है। इसमें क्या है कि विदेशी नागरिक जो 12 साल से, अब यहां पर देखिए केवल किसकी बात हो रही है? वह व्यक्ति जो कम से कम 7 साल से भारत में रह रहा हो। अब यहां पर यह चीज है कि यहाँ 12 साल का प्रावधान है। विदेशी नागरिक जो 12 साल से भारत में रह रहा हो, जिसका चरित्र अच्छा हो, जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची की किसी भाषा का पर्याप्त ज्ञान हो, यानी 22 भाषा में से अगर आपको एक भाषा आ रहा है, 12 साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं, आपका चरित्र अच्छा है, तो आपको देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए क्या था कि जिसने किसी भारतीय नागरिक से विवाह किया हो, उस बेस पे यहाँ पर मिल जाता था पंजीकरण के माध्यम से, और 7 साल वो रहा भी हो। अच्छा, पांचवा क्या है? क्षेत्र समाविष्ट यानी इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब जैसे कोई भी भारत मान लीजिए इस समय किसी भी क्षेत्र को मिला लेता है किसी भी एनेक्स्चर के तहत साइन करके, यदि कोई नया क्षेत्र भारत में जुड़ता है तो वहां के लोग भी भारत की नागरिकता पा जाएंगे। जैसे पांडिचेरी, तो वहां के लोग भारत के नागरिक बन जाएंगे। तो ये 5 आधार है: जन्म के आधार, वंश के आधार पर, पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्र समाविष्ट। अब नागरिकता खोने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके। एक तो स्वैच्छिक त्याग है कि आप अपने से ही छोड़ दे रहे हैं, हमको भारत का नागरिकता नहीं चाहिए, या अपने से त्याग दे रहे हैं, तो व्यक्ति अपनी मर्जी से भारतीय नागरिकता को छोड़ सकता है। अच्छा, बर्खास्तगी, टर्मिनेशन की बात है। अब टर्मिनेशन कौन करेगा? सरकार करेगी। जैसे ही कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता लेता है, तो उसका भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगा। अगर आप दूसरे देश का लेंगे तो यहाँ का अपने आप समाप्त हो जाएगा। आपने आर्टिकल इसमें पढ़ा था, 9 में पढ़ा था ये चीज। 8 में क्या था कि आप बाहर रह रहे हैं तो क्या प्रावधान है? एक है वंचित करना यानी डिप्राइवेशन, केंद्र सरकार के द्वारा नागरिकता छीन लेना। अच्छा, किस बेस पे छीना जाएगा? धोखाधड़ी से नागरिकता अगर आपने पाया है, संविधान का अपमान किया है, युद्ध के समय दूसरे देश की मदद कर रहे हैं, या लगातार 7 साल से देश से बाहर रह रहे हैं, तो उस बेस से आपको डिप्राइव कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा, नागरिकता छीना जा सकता है। वो कौन छीनेगा? केंद्र सरकार। तो ये 3 यानी स्वैच्छिक त्याग, बर्खास्तगी यानी टर्मिनेशन और डिप्राइवेशन के बेस पे नागरिकता खो सकते हैं। अच्छा, CAA क्या है? 2019 आपने CAA जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में संशोधन हुआ था 2019 में, तो 2019 से भी आज एक क्वेश्चन पूछा गया, किस पर लागू होता है? तो ये 3 देशों पर लागू होता है। जैसे पाकिस्तान से जो आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं और अफगानिस्तान से आए हैं। तो आप अगर देखेंगे भारत के मैप में तो ये क्या है? बांग्लादेश, और यहाँ ऊपर क्या है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो यहां से जो आए हुए हैं 6 अल्पसंख्यक समुदायों के लिए ये प्रावधान करता है। अब देखिए 6 अल्पसंख्यक समुदाय कौन है? हिंदू, मुस्लिम इसमें नहीं है, यही चीज आपको पॉइंट याद रखना है, इसी पर विवाद भी काफी हुआ था। तो हिंदू मुस्लिम को छोड़कर सिख, ईसाई और उसके बाद जैन, बौद्ध, पारसी। तो इसमें मुस्लिम नहीं है, ये चीज याद रखिएगा कि 6 अल्पसंख्यक कौन है, यानी चाहे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले ये 6 अल्पसंख्यक, चाहे हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी और ईसाई, मुस्लिम इसमें नहीं है। क्योंकि बगल बगल सभी देश में क्या है? मुस्लिम तो मेजॉरिटी में है, तो इसलिए मुस्लिम को इसमें नहीं रखा गया है। अच्छा, कट ऑफ तिथि क्या है कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आए हैं, उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। यानी 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आए हैं, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से, आपने सुना भी होगा
कि जो रोहिंग्या हैं वो बांग्लादेश से आए थे, तो वो आकर यहीं पर बस गए थे, तो वो सब ये इसीलिए अमेंडमेंट भी इसमें किया गया था ताकि क्लियर हो जाए। तो वो इसमें ये चीज़ लिखा गया है कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गए हैं, तो वो उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। उसके बाद अगर आए हैं तो उनको अवैध प्रवासी माना जाएगा। अच्छा, क्या बदलाव हुआ है? इन समुदाय के लिए देशीयकरण से नागरिकता पाने की निवास अवधि को 11 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया है। यानी इनके लिए प्रावधान ये था कि 11 साल में देशीकरण के माध्यम से ये प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उसको घटाकर कितना कर दिया गया? ये 5 साल में। यानी आप देखेंगे कि 14/5/19 और 2019 में अमेंडमेंट हुआ, यानी ये सभी भारत की नागरिकता के लिए देशीकरण के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, कहाँ लागू नहीं होता? तो यह अधिनियम 6ठी अनुसूची वाले जो आदिवासी क्षेत्र हैं, कौन कौन? ATMM। ATM में मनी नहीं है, आपने इस तरीके से याद भी किया होगा। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये 6ठी अनुसूची में 4 राज्य हैं, वहाँ के प्रशासन की बात करता है, लेकिन उसमें मणिपुर नहीं है। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, यह अधिनियम संविधान की 6ठी अनुसूची वाले आदिवासी क्षेत्रों और इनर लाइन परमिट वाले क्षेत्र। अब इनर लाइन परमिट क्या है? अब जैसे आप देखिए, आप बाहर जाते हैं तो आपको वीजा मिलता है किसी भी देश में जाने के लिए, लेकिन जब अपने ही देश में किसी राज्य में जाने के लिए इनर लाइन परमिट अगर सरकार जारी कर देती है, यानी संरक्षित कर देती है कुछ क्षेत्र को, तो इनर लाइन परमिट भारत के 4 राज्यों के लिए है। एक तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। तो इन चारों राज्यों के लिए क्या है? आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। तो ये जो चारों राज्य हैं, यहाँ का जैसे एक तरीके से आदिवासी समुदाय है, वहाँ का जनसंख्या प्रभावित न हो, वहाँ का कल्चर प्रभावित न हो, इसलिए इनर लाइन परमिट गवर्नमेंट जारी की है। इनर लाइन परमिट अगर ये 4 स्टेट के लिए जारी है, इसका मतलब ये है कि आप वहाँ पर जाकर, जैसे आप टूरिस्ट के रूप में वहाँ पर जाते हैं, तो आप वहाँ पर बस नहीं सकते, आप वहाँ पर जमीन नहीं खरीद सकते। तो यही चीज़ इसमें प्रावधान किया गया है। तो एक चीज आपको क्या याद रखना है कि कहाँ लागू नहीं होता है? एक तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम पे लागू नहीं होता, यानी ये सब समुदाय वहां पर जाकर बस नहीं सकते, और एक इनर लाइन परमिट वाले क्षेत्र में भी जाकर नहीं बस सकते। OCI क्या है? भारत के विदेशी नागरिक की बात करता है। यानी OCI कार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिक हैं, लेकिन उनका संबंध भारत से है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई भी व्यापारी है, अब यहाँ पर वो तो भारतीय था, लेकिन टैक्स बचाने के लिए मान लीजिए दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है। अब वो दूसरे देश का नागरिक हो गया, लेकिन मूल क्या है उसका? वो तो है तो भारतीय था, लेकिन अब दूसरे देश की नागरिकता ले लिया है, तो उसके लिए OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एक कार्ड जारी किया जाता है, ताकि वो इन फ्यूचर कभी भी भारत में आए तो उसको कोई रोक टोक ना हो। तो भारतीय था इसलिए उसको ये दिया जाता है प्रॉफिट। तो OCI कार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिक हैं, यानी भारत के थे लेकिन अब विदेशी नागरिकता ले लिए हैं, लेकिन उनका संबंध भारत से है। इससे उन्हें भारत आने जाने के लिए आजीवन मल्टीपल एंट्री वीजा मिलता है, कि उनको कभी रोका नहीं जाएगा, क्योंकि पहले तो वो भारत में ही थे, भारत की नागरिकता थी उनके पास। क्या OCI दोहरी नागरिकता है? तो बिल्कुल नहीं। जैसे क्या है कि आप सोचेंगे कि वो OCI दोहरी नागरिकता के ये प्रश्न क्यों उठ रहा है? अब आपको, जब आप विदेश की नागरिकता धारण कर लिए, तो आपको OCI एक कार्ड दिया जा रहा है। आप भारत के नागरिक थोड़ी हैं इस समय। आपको एक OCI कार्ड इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपको रोका न जा सके, कहीं पर भी भारत में आप आवागमन करें तो आपको रोका न जा सके। ऐसा नहीं है कि आप भारत के नागरिकता भी है और OCI भी है, दो चीज नहीं है, केवल OCI है इसलिए ताकि आपको वो सुविधा मिले। तो सीधा सा उत्तर इसका है कि क्या OCI दोहरी नागरिकता है? तो बिल्कुल नहीं। भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता। OCI कार्ड धारकों को देश में वोट देने, चुनाव लड़ने, कृषि वृक्षारोपण की जमीन खरीदने का अधिकार नहीं होता। तो बस इतना ही इसमें क्वेश्चन बनेगा। तो इसका PPT आपको रिवाइज करना तो टेलीग्राम पे जाकर रिवाइज कर सकते हैं, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।